हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। नमस्कार, सेहत से जुड़े हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। कैंसर का नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं। वैसे तो हर रोग काफी कष्टकारी होता है, लेकिन सर्वाइकल कैंसर एक ऐसा रोग है जो अपने आप में काफी गंभीर है। अगर सही समय पर इलाज ना मिले तो माना जाता है कि इससे जान भी जा सकती है। लेकिन आप इस रोग से कैसे दूर रह सकते हैं, और अगर आप इस समस्या से जूझ रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, आज हम इसी खास विषय पर चर्चा करेंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो सर्वाइकल कैंसर जैसी गंभीर समस्या पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर निशा भट्टी जी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है IBC 24 में। थैंक यू आकांक्षा जी। ओके मैम, आज हम चर्चा कर रहे हैं सर्वाइकल कैंसर के बारे में, और जिसके बारे में कहा जाता है कि महिलाओं में ये सबसे कॉमन कैंसर होता है, और देखा भी यही गया है कि महिलाएं इसके बारे में उतने अच्छे से जानती नहीं है। तो सबसे पहले क्यों ना आप दर्शकों को यही बताइए कि आखिर ये सर्वाइकल कैंसर क्या होता है। एक्चुअली सर्वाइकल कैंसर जो है ये सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर है अमॉन्ग द वुमेन आफ्टर ब्रेस्ट कैंसर। तो ये जो कैंसर होता है ये बेसिकली अगर हम नॉर्मल अपनी बोलचाल भाषा में बोलें तो बच्चादानी का जो मुंह का जो कैंसर है वो होता है सर्वाइकल कैंसर। और अगर हम कैंसर बोलते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि जो ग्रोथ जो होता है अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ द नॉर्मल सेल्स। तो जो सर्विक्स जो होता है जो कि यूट्रस जो होता है, यूट्रस के जो फर्स्ट जो मतलब अगर हम देखते हैं फीमेल जेनाइटल्स में, तो ये जो सर्विक्स जो होता है वो यूट्रस के नीचे जो होता है वो पार्ट जो निचला पार्ट जो होता है उसको हम सर्विक्स कहते हैं। और ये उसी का ही अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ द नॉर्मल सर्वाइकल सेल्स जो है तो वो कैंसर होता है बेसिकली। मतलब वही जो थोड़े से जो सेल्स हैं थोड़े से वो अनग्रोथ रह जाते हैं, और इसी कारण हमें सर्वाइकल कैंसर से जूझना पड़ सकता है। एबनॉर्मली उसमें जो नॉर्मल सेल्स है सर्विक्स की उसमें एबनॉर्मली अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होने लगता है। ओके मैम, तो मैम समझा जा सकता है कि काफी सीरियस है ये, और इसके पीछे कहीं ना कहीं इसके लक्षण ही जिम्मेदार होते हैं। लेकिन मैम लोग समझ नहीं पाते हैं कि कब ये लक्षण हमारे अंदर आ गए हैं। तो ऐसे वो कौन से लक्षण है जिन्हें देखने के बाद हमें सतर्क हो जाना चाहिए कि हाँ भाई अब खतरा हो सकता है। एक्चुअली कैंसर जो होता है वो वेरियस स्टेजेस में होता है। एक तो अर्ली स्टेजेस होते हैं, एडवांस स्टेजेस होते हैं। अर्ली स्टेजेस जो होते हैं उसमें जो फीमेल रहती है उनको ज़्यादा सिम्टम्स वगैरह कुछ नहीं आते। बेसिकली ये जो सिम्टम्स है वो एडवांस स्टेज में ही आने लगते हैं। तो उसमें जो वुमेन हमारे पास जो आती है, जो पेशेंट आती है सर्वाइकल कैंसर की, वो एबनॉर्मल ब्लीडिंग के साथ में आती है, या तो फिर पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग होता है, मतलब कि उनका जो सेक्सुअल कॉन्टेक्ट होता है हस्बैंड के साथ में तो उसके बाद में उनको ब्लीडिंग होती है, ये एक सिम्टम्स है उसके। और या तो फिर फॉल स्मेलिंग डिस्चार्ज, मतलब कि बदबूदार डिस्चार्ज के साथ में आती है पेशेंट हमारे पास में। और मैम ये सारी चीजें वैसे हैं जिसमें महिलाएं थोड़ा सा संकोच करती हैं, मतलब सबसे बात करने में या फिर डॉक्टर के पास भी जाने में। और अगर ये लक्षण दिख रहे हैं सावधानी के साथ, फिर आगे हमें क्या करना होगा, आगे क्या प्रोसेस फॉलो करना होगा। बेसिकली अगर फीमेल को ये सब लक्षण दिख रहे हैं तो उनको तुरंत ही अपने गायनेकोलॉजिस्ट या कोई भी डॉक्टर आसपास जिनको वो नियमित रूप से दिखाती हैं उनके पास जाके अपना जांच करवा सकती हैं। ओके, तो अगर ऐसे कुछ लक्षणों से आप जूझ रही हैं तो शर्माने की या घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट जो है सर्वाइकल कैंसर के लिए वो यही है कि अवेयर होना आपका बहुत ज्यादा जरूरी है, और आप किसी भी गायना के पास जाइए और जितनी भी आपकी प्रॉब्लम है उनको आप अच्छे से बताइए, और जरूर इससे आपको निजात मिल जाएगी। मैम, किसी भी बीमारी के पीछे कुछ ना कुछ फैक्टर्स भी बहुत मायने रखते हैं, तो इसके क्या फैक्टर्स रहते हैं, क्या कारण हो जाते हैं मैम सर्वाइकल कैंसर? बेसिकली जो सर्वाइकल कैंसर है वो माना जाता है कि 99% ये जो HPV इन्फेक्शन मतलब ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो है उसके इन्फेक्शन से एसोसिएटेड होता है ये, है ना। और साथ में ये ऐसा तो नहीं है कि जिनको HPV का इन्फेक्शन है उन सबको कैंसर हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यूजुअली क्या होता है HPV इन्फेक्शन में के बाद में जो 80% जो वुमेन होती है ना, तो वो अपने आप जो इन्फेक्शन है वो सबसाइड हो जाता है। बेसिकली जो 20% जो रिमेनिंग 20% है उनमें ही चांसेस होते हैं कि सर्वाइकल कैंसर आगे जाके उनको हो।
मैम आपने HPV के बारे में बात की और शायद मैंने सुना है कि HPV सभी के अंदर रहता है, लेकिन जब ये ज्यादा किसी को इफेक्ट कर जाए तब शायद वो कैंसर की तरफ बढ़ जाता है। तो मैम थोड़ा HPV के बारे में भी आप बताइए। HPV इन्फेक्शन जो होता है मोस्टली जो 90% या 90% नहीं more than 50% जो सेक्सुअली एक्टिव वुमेन है उनको ये इन्फेक्शन होता ही है लाइफ टाइम किसी न किसी पॉइंट पे, है ना। और ये जो इन्फेक्शन है 80% जो होता है वो सबसाइड हो जाता है, खुद से सबसाइड हो जाता है ना। बस रिमेनिंग जो 20% होते हैं उनमें ही देखा जाता है कि आगे चल के सर्वाइकल कैंसर का रूप ले सकता है, ठीक है। लेकिन इसके भी प्रिवेंशन के अपने पास में तरीके होते हैं। हाँ मैम, आप प्रिवेंशन की ही बात कर रही हैं और कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, मतलब वहां तक नौबत ना पहुंचे। तो क्या कुछ हम कर सकते हैं कि ये प्रिवेंट हम इसको कर सके, इसको रोक सके ताकि नौबत सर्वाइकल कैंसर तक ना पहुंचे? बेसिकली आजकल अगर हम प्रिवेंशन की बात करें सर्वाइकल कैंसर की, तो सबसे पहले होता है HPV वैक्सीनेशन। तो इंडिया में वैक्सीन जो है वो अवेलेबल है अपने यहाँ। तो HPV जो है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ऐसा भी नहीं कि उसके सभी स्ट्रेन जो है वो कार्सिनोजेनिक है, तो उसके जो कुछ स्ट्रेन है वो कार्सिनोजेनिक है जिनके लिए वैक्सीन जो है वो उपलब्ध है। तो ये जो बेसिकली जो स्ट्रेन HPV का है जो कि कार्सिनोजेनिक है, तो मोस्ट कॉमन उसमें स्ट्रेन 16 एंड 18 जो है वो ही रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब 70% ऑफ द सर्वाइकल कैंसर जो होता है वो इस स्ट्रेन की वजह से होता है। तो जो वैक्सीन होता है यही जो स्ट्रेन है उसको कवर करके लेता है ना। तो ये जो वैक्सीन जो है ये वुमेन जो है या गर्ल जो है लेस देन इसको जो है हम लोग एज में कैटेगराइज करते हैं, लेस देन 15 ईयर एंड मोर देन 15 ईयर। तो लेस देन जो 15 ईयर्स जो गर्ल्स होती हैं उनमें 2 डोजेज में वैक्सीन लगता है, एक तो डे 1 पे जो लगा और आफ्टर 6 मंथ ऑफ द प्रीवियस डोज। तो ये 2 उनको लगे जो कि सेक्सुअली एक्टिव नहीं है ना। तो ये क्या होगा कि जो इन्फेक्शन है HPV का इन्फेक्शन उसको प्रिवेंट करेंगे, है ना। और उसके बाद में होता है कि इफ वुमेन जो है वो 15 ईयर से ज्यादा की है तो उनको जो होता है 3 स्टेजेस में वैक्सीन लगते हैं। एक तो डे 1 पे लगता है ना, और उसके बाद में 2nd मंथ में, फिर 6 मंथ में। तो ये 3 डोजेस लगते हैं आफ्टर 15 ईयर। तो जैसे कि आप बता रहे हैं कि HPV की वैक्सीन बहुत ही आसानी से अवेलेबल रहती है, तो क्या मैम वो सभी तमाम जितने भी फीमेल्स उन सभी को लगवाना चाहिए क्या? हाँ जी बिल्कुल, सभी को लगवानी चाहिए HPV वैक्सीन। हाँ, और मैम जैसे कि अभी हम कोरोना वैक्सीन की अगर बात कर लें कि अगर हमें कोरोना से बचना है या अपने इम्यून को स्ट्रॉन्ग करना है कि नौबत ऐसी ना आए कि मतलब डेथ रेट को कम करने के लिए काफी हद तक प्रभावित रहेगी ये वैक्सीन, तो क्या HPV की वैक्सीन भी इसी तरह काम करती है? हाँ जी, जो HPV का जो वैक्सीन है ना, ये आते हैं मार्केट में बाईवेलेंट और टेट्रावेलेंट। तो बाईवेलेंट जो है वो स्ट्रेन जो 16 एंड 18 जो है उससे प्रिवेंशन करता है, जो कि 70% सर्वाइकल कैंसर जो होता है इसी स्ट्रेन से होती हैं, है ना। तो इससे प्रिवेंशन होता है। और एक होता है टेट्रावेलेंट होता है, तो जिसमें HPV 9, 11, 16, 18 ये चारों को कवर करता है ना। तो इससे तो प्रिवेंशन होता ही है सर्वाइकल कैंसर, और एज वेल एज जो जेनाइटल वॉर्ट्स होते हैं बिकॉज ऑफ द HPV वायरस, तो उसको भी प्रिवेंट करता है। तो ये जो टेट्रावेलेंट वैक्सीन है तो वो कुछ कंट्रीज में मेल्स को भी लगाया जाता है, क्योंकि ये उनमें जेनाइटल वॉर्ट्स जो होता है उसको भी प्रिवेंट करता है। मैम लेकिन मुझे लगता है कि शायद अभी इसको लेकर के उतना अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि HPV वैक्सीन के बारे में मैंने तो अभी तक नहीं सुना। तो शायद आपको लगता है कि सरकार को भी इस तरफ जरूर ध्यान देना चाहिए कि इतना कॉमन जब सर्वाइकल कैंसर हो गया है, डेथ रेट इसके कारण इतनी ज्यादा है और माना जाता है कि 1 लाख महिलाओं में 1 साल के अंदर सर्वाइकल कैंसर से वो पीड़ित रहती हैं। तो इस दिशा में भी क्या आप लोग इसके लिए कुछ कदम आगे बढ़ा रहे हैं कि हाँ अब इसको भी लेकर के हमें अवेयर करने का टाइम आ चुका है? हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि सर्वाइकल कैंसर जो है अपने इंडिया की बात करें तो 1 लाख में 22 मतलब काफी ज्यादा है। इवन जो ग्लोबल बर्डन है उसका 1/4 जो पार्ट है वो जो है वो इंडिया में ही है। मैक्सिमम पेशेंट जो है सर्वाइकल कैंसर के। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को इस ओर ध्यान देना चाहिए, इसका जो वैक्सीन जो है उसको ज्यादा अवेलेबल कराना चाहिए। बिल्कुल, और हमारा ये जो प्रोग्राम है हेल्थ गुरु वो भी इसीलिए है कि ऐसी बातें जिन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है वो भी अगर हम दर्शकों तक पहुंचा सके। जैसे कि HPV वैक्सीन के बारे में अगर आपको अभी तक ज्यादा नहीं पता था तो, और अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसे लक्षण है, अगर लक्षण नहीं भी लगते हैं तो अपने प्रिवेंशन के लिए सर्वाइकल कैंसर से आप HPV वैक्सीन जरूर लगवाएं। मैम ये तो वैक्सीन की हमने बात कर ली, इसके अलावा मैम छोटे छोटे वो उपाय जिनसे हम सर्वाइकल कैंसर से दूर रह सकते हैं, मतलब वहां तक हम ना पहुंचे, कुछ वैसे टिप्स भी मैम आप
जरूर बताइए। हाँ जी बिल्कुल। एक तो हो गया वैक्सीन, है ना, प्रिवेंशन के लिए, और दूसरा हो गया स्क्रीनिंग। क्योंकि क्या होता है कि इन्फेक्शन हुआ HPV का, उसके बाद में प्री कैंसरस, फिर कैंसर डेवलप होता है। तो ये जो ड्यूरेशन है इन्फेक्शन से कैंसर होने का, जो ड्यूरेशन है वो 10 से 15 साल है। तो इस बीच हम रेगुलर स्क्रीनिंग करें हर फीमेल की, तो भी हम उस स्टेज तक नहीं पहुंच सकते कैंसर वाले, है ना। वो पहले ही, मतलब कैंसर पहुंचने से पहले ही, डेवलप होने से पहले ही हम उस वुमेन का या फीमेल पेशेंट जो हमारे पास आती है उसका हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल। तो एक वैक्सीन और दूसरी स्क्रीनिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हम सर्वाइकल कैंसर से खुद को बचा करके रख सके। और जब ये इतनी कॉमन प्रॉब्लम हो चुकी है, कॉमन डिजीज हो चुकी है, तो फिर ये प्रिवेंशन तो बनता ही है। मैम, सर्वाइकल कैंसर के लक्षण क्या है ये तो हमने जान लिया। अब मैम इलाज के ऊपर हम बात करेंगे। क्या मैम उपचार रहता है, किस तरह का ये प्रोसेस रहता है, कितना लंबा प्रोसेस रहता है ट्रीटमेंट का, अगर किसी में डायग्नोज हो जाए कि हाँ वो सर्वाइकल कैंसर से पीड़ित है? हाँ, अगर हमको पता चले हमारे पास पेशेंट आ रही है, वो सर्वाइकल कैंसर से पीड़ित है, तो वो क्या होता है कि हम लोग उसका पहले स्टेजिंग करते हैं, है ना, कि वो अर्ली स्टेज में है या फिर एडवांस स्टेज में है। अगर अर्ली स्टेज में है तो अर्ली स्टेज में हम ऑपरेशन से इसका इलाज संभव है कि हम उस पार्ट को, यूट्रस जो है आसपास के एरिया को हम निकाल देते हैं, है ना, ऑपरेशन के द्वारा। और अगर एडवांस स्टेज में है तो हम बेसिकली पेशेंट को कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी एडवाइस करके लेते हैं। ओके, तो मैम मतलब स्टेजेस के हिसाब से फिर आगे का ट्रीटमेंट होता है मैम। और ये कितना लंबा प्रोसेस हो जाता है? बेसिकली ऑपरेशन जो है, अगर हम अर्ली स्टेज में बात करें जहाँ पे हम ऑपरेशन के लिए सुझाव देते हैं मरीज को या ऑपरेशन ही करते हैं, तो ये जो है कि बेसिक उनका जो रूटीन इन्वेस्टिगेशन है वो करके लेते हैं, है ना। और उसके बाद में हम उसको, पेशेंट अगर फिट हो जाती है सर्जरी के लिए तो हम उसको पोस्ट करते हैं बेसिकली। और पेशेंट जो होता है वो मतलब विद इन 7 to 10 डेज जो होता है अपना रूटीन एक्टिविटी है वो कर सकता है। ओके मैम, सर्वाइकल कैंसर को हराने के बाद, जैसा आपने बताया कि 7 से 8 दिनों बाद या महीने भर बाद जो भी डेली रूटीन का वर्क है वो कर सकते हैं। और मैम पोस्ट ऑपरेटिव केयर क्या कुछ उनको रखनी होगी? किसी ने अगर सर्वाइकल कैंसर को हरा दिया उसके बाद उनको क्या कुछ ध्यान रखना होगा? सर्वाइकल कैंसर अगर हमने उन्हें ट्रीट भी कर दिया, ऑपरेट भी कर दिया, है ना, उसके बाद भी जो रिमेनिंग पार्ट है वहां से हम उसकी स्क्रीनिंग फिर भी कंटिन्यू रखते हैं, ताकि कुछ अगर कुछ कैंसर के टिश्यूज वहां रह गए, है ना, तो वो आगे जो स्क्रीनिंग हम कर रहे हैं उसमें डिटेक्ट हो सके। ठीक है, तो इन सब चीजों का मतलब बार बार हमें डॉक्टर के पास जाना रहेगा, ताकि, क्योंकि सर्वाइकल कैंसर छोटी बात नहीं है, उसको हरा करके जब हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं तो उसके बाद आपको डॉक्टर से टाइम टू टाइम सलाह लेनी पड़ेगी। मैम मैं थोड़ा अलग बात आपसे करना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है, क्योंकि महिलाएं अपने हेल्थ को लेकर के उतनी अवेयर नहीं होती हैं, महिलाओं के ऊपर पूरे घर की जिम्मेदारी रहती है लेकिन वो खुद के प्रति जिम्मेदार नहीं रहती हैं, तो किस तरह से आप मानती हैं कि उनको अवेयर किया जा सकता है? बेसिकली ये जो सोशल मीडिया है आजकल, है ना, घर में वो कितनी भी बिजी रहे पर फोन तो लेती ही है वो, है ना, उसके माध्यम से हम महिलाओं में जागरूकता ला सकते हैं, अवेयरनेस ला सकते हैं। बेसिकली ये जो अपन हम बात करते हैं सर्वाइकल कैंसर की, है ना, तो उसका जो प्रिवेंशन है, एक तो HPV वैक्सीन है, दूसरा है स्क्रीनिंग। तो स्क्रीनिंग जो है वो उनको, ऐसा नहीं है कि उन्हें हर साल उनको स्क्रीनिंग कराना है ना, अपने पास स्क्रीनिंग के जो है वेरियस मेथड जो है वो उपलब्ध है। एक तो होता है पैप टेस्टिंग होता है ना, एंड HPV DNA टेस्टिंग होता है। तो पैप टेस्टिंग होती है वो हर 3 साल में होती है, और HPV DNA टेस्टिंग होती है वो जो होती है एवरी 5 ईयर में होती है। तो ये तो उन्हें मतलब एक बार ही आना पड़ रहा है, हर 3 साल में या फिर 5 साल में, जो भी अवेलेबल ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंगली, है ना। तो इतना तो महिलाएं जो है वो कर सकती हैं अपनी सेहत के लिए। बिल्कुल, सेहत के लिए एक कदम आपको जरूर बढ़ाना पड़ेगा अगर आप खुद को सुरक्षित और सेफ रखना चाहती है। मैम, और कॉस्टिंग कितना रहेगा? आपने टेस्ट के बारे में बात की, सर्जिकल, ये मैं कैंसर के पूरे ट्रीटमेंट की कॉस्ट की बात नहीं कर रही हूँ, जहाँ पे आपने टेस्ट की बात की कि HPV टेस्ट हम करवा सकते हैं, इसकी कॉस्टिंग कितनी रहती है मैम? बेसिकली जो HPV टेस्टिंग है वो 2,500 से 3,000 में होती है अगर अपन प्राइवेट सेटअप में देखें, है ना। और अगर अपन गवर्नमेंट में देखते हैं तो ये हमको वो कम पड़ जाती है ना। और बेसिकली क्या होता है, जो पैप टेस्ट होता है, पैप टेस्ट तो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है इन एवरी गवर्नमेंट सेटअप।
अच्छा मैम, ये मुझे नहीं लगता कि ज्यादा लोगों को इसके बारे में पता होगा कि सरकारी अस्पताल में अगर आप जाएंगे तो पेप टेस्ट बिल्कुल फ्री होता है। तो बिना देर कीजिए, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी किसी बीमारी से आगे चलकर आप पीड़ित ना हो तो आप किसी भी हॉस्पिटल में जाकर के आपकी टेस्ट जरूर करवा लें। मैम, कैंसर के साथ बाद में बहुत सारी चीजें जुड़ जाती है और सबसे उसमें इंपॉर्टेंट रहता है और काफी आत्मविश्वास को तोड़ने वाला रहता है, मुझे लगता है हेयर फॉल होता है और कीमोथेरेपी से गुजरना पड़ता है। तो इसके लिए आप कैसे कोप अप करते हैं जो भी आपके पास पेशेंट्स आते हैं मैम उनको? बेसिकली जो पेशेंट आ रहे हैं आफ्टर कीमो हेयर फॉल के साथ में, हम उनको काउंसिल करते हैं रिगार्डिंग द हेयर फॉल एंड ऑल द साइड इफेक्ट्स ऑफ द कीमोथेरेपी और इनको इमोशनल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं अलॉन्ग विद द काउंसलिंग। प्लस उन्हें जो सप्लीमेंट्स होते हैं, है ना, विटामिन्स वगैरह जो कि नेसेसरी होती है फॉर आवर बॉडी, तो वो प्रोवाइड करते हैं। पैलिएटिव, बेसिकली पैलिएटिव केयर जो है वो अपन प्रोवाइड करते हैं। ओके मैम, मतलब काउंसलिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी और एक मॉरल सपोर्ट उनको अगर मिल जाए तो और क्या से अच्छी बात क्या होगी। मैम, एक मिथ के बारे में आपसे मैं बात करना चाहूंगी। इसके बारे में मैंने सुना है कि जब सर्वाइकल कैंसर होता है तो ये बाद में थोड़ा और स्प्रेड भी हो जाता है और थोड़ा डेंजरस भी हो जाता है, तो वाकई मैम ऐसा है या सिर्फ ये एक मेडिकल मिथ है? नहीं, अगर सर्वाइकल कैंसर जो है अनडिटेक्टेड रहा है ना, तो ये क्या होगा कि ये सिर्फ सर्विक्स में ही नहीं रहेगा, बाकी बॉडी के और पार्ट में भी फैलना चालू हो जाता है ये, है ना। तो जितनी जल्दी हो उतना अच्छा है कि जितनी जल्दी डिटेक्ट हो जाए और जितनी जल्दी उसका इलाज स्टार्ट हो जाए तो ये पेशेंट के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। क्योंकि इससे जैसा कि हम देखते हैं, अगर जो हेल्थ के जो क्राइटेरियाज है, सॉरी क्राइटेरियाज नहीं कह सकते, जो हेल्थ के स्टडीज वगैरह है, तो उसके अकॉर्डिंगली क्या है कि जो सर्वाइकल कैंसर से डेथ जो है ना, अपने इंडिया की बात अपन करते हैं तो अराउंड 1,67,000 डेली नहीं ईयरली डेथ रेट है बिकॉज ऑफ द सर्वाइकल कैंसर। तो बिल्कुल आपको इस चीज का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। मैम, ट्रीटमेंट की अगर बात की जाए तो ट्रीटमेंट के भी कोई क्या जोखिम होते हैं? क्योंकि एक तो डर, क्योंकि कैंसर जैसा शब्द अगर किसी के साथ जुड़ जाए किसी के जीवन में तो वो ऐसे ही बहुत डरा सहमा रहता है और जब पूरा ट्रीटमेंट प्रोसेस हो तो एक काफी टेंशन रहती है कि इसके बाद क्या मुझे झेलना पड़ जाएगा, साइड इफेक्ट्स क्या होंगे। तो क्या इसके भी ट्रीटमेंट में कुछ ऐसा है? नहीं, बिल्कुल भी ट्रीटमेंट को लेके पेशेंट को नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि कैसा है कि अगर ये अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो जाए तो ऑपरेशन के द्वारा तो हम कंप्लीटली जो कैंसरस सेल्स है उसको निकाल सकते हैं, और अगर थोड़ा लेट हो जाए तो हम कीमो और रेडियोथेरेपी के द्वारा उसको ठीक कर सकते हैं। बाकी इसमें रिकरेंस के भी चांसेस होते हैं जो कि बहुत ही कम होते हैं। ओके, ठीक है। और मैम, कॉस्टिंग कितनी रहेगी अगर कोई डिटेक्ट होता है सर्वाइकल कैंसर से, तो फिर मतलब पूरा जो आपका ट्रीटमेंट रहेगा उसकी कितनी कॉस्टिंग रह जाती है मैम? ये तो डिपेंडिंग अपॉन द इंस्टीट्यूट एंड डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ द फैसिलिटीज जो है उसके आधार पे जो कॉस्टिंग है वो अलग अलग पड़ जाती है। तो मोस्टली मतलब 50 से लेके 1 लाख तक, 50,000 से लेके 1 लाख तक के खर्चे आ सकते हैं। मतलब ये अनुमानित रहेगा? अनुमानित है, हाँ। ओके। लेकिन क्या है, गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स भी चल रही हैं, संजीवनी केयर वगैरह, तो उसके थ्रू अगर गवर्नमेंट में जाते हैं कोई पेशेंट तो वो मोस्टली उनको बहुत ही कम खर्चे में हो जाता है। ओके मैम, तो ये तो हमने सर्वाइकल कैंसर के बारे में बात की जो टॉप मोस्ट कॉमन है महिलाओं में। मैम, इसके अलावा अगर दूसरे कैंसर्स की बात की जाए जिनसे सबसे ज्यादा महिलाओं को जिनका सामना करना पड़ता है, वो कौन से रहते हैं मैम? मोस्टली अगर सबसे कॉमन जो फर्स्ट बोले तो ब्रेस्ट कैंसर है, दैट इज द फर्स्ट वन। उसके बाद में सर्वाइकल कैंसर आता है। तो वुमेन्स में जो है ब्रेस्ट कैंसर जो है वो सबसे ज्यादा कॉमन है। ओके। और मैम, मैं अगर लाइफस्टाइल की बात करूं, क्योंकि अभी हम देखते हैं कि जितने भी ज्यादातर रोग रहते हैं वो लाइफस्टाइल पर ही बेस्ड रहते हैं कि हम कैसा खा रहे हैं, कैसी जिंदगी जी रहे हैं, तो क्या कैंसर भी इससे प्रभावित है मैम? हाँ जी, बिल्कुल। इसमें जैसे अगर हम ब्रेस्ट कैंसर की बात करते हैं, है ना, तो उसमें क्या रहता है कि ओबेसिटी एंड द फैट, इंक्रीज फैट डाइट जो है वो वन ऑफ द रिस्क फैक्टर होता है फॉर द ब्रेस्ट कैंसर। तो हमें इन सब चीज़ों से जो कि फैट कंटेंट जो डाइट है वो हमको कम करना चाहिए। बाकी अपना जो प्रॉपर जो डेली रूटीन है वो सही रखना चाहिए, और एक्सरसाइज जो है अपने डे टू डे लाइफ में अडॉप्ट करना चाहिए।
ओके, मतलब अगर आप लाइफस्टाइल का ध्यान रखेंगे तो फिर आपका हेल्थ भी आपका साथ जरूर देगा। मैम, और क्या कुछ आप टिप्स देना चाहेंगी महिलाओं के लिए, क्योंकि जैसा कि हमने कहा कि वो अपने ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देती, तो हो सकता है हेल्थ गुरु के जरिए वो अवेयर हो जाएं, तो आप क्या टिप देना चाहेंगे IBC 24 के जरिए? जी बिल्कुल, मैं महिलाओं से कहना चाहूँगी कि वो अपना विशेष ध्यान रखें, खाने पीने का ध्यान रखें, क्योंकि वो सबको तो खिलाती हैं पर खुद जो है अपना खाने पीने का ध्यान नहीं रखती। नियमित रूप से जो सोने का टाइम है वो भी सही रखें, नियमित रूप से एक्सरसाइज करें, खाने पीने का ध्यान रखें। साथ में आपने मतलब हमने अभी बात की सर्वाइकल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर, तो इससे प्रिवेंशन के लिए क्या होता है कि जो मंथली या फिर एनुअली कह सकते हैं, जो वुमेन्स जो होती हैं उनको सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना चाहिए। जो सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन है उसका जो मेथड है वो बहुत ही ईजी है, जो कि आप अगर यूट्यूब में वो देखना चाहेंगी तो वो उन्हें अवेलेबल होगा, है ना। और जो सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग की बात कर रही हूँ, तो ये भी हर 3 साल में, जरूरी नहीं है कि हर जगह HPV DNA टेस्टिंग अवेलेबल हो, तो एटलीस्ट पैप टेस्टिंग वो तो करना ही चाहिए, उनको करवाना ही चाहिए हर 3 साल में। बिल्कुल, तो ये कुछ गोल्डन टिप्स हैं आपके लिए कि अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कैंसर का नामो निशान ना हो, आप इससे ना जूझें, इससे पीड़ित ना हो, तो इन गोल्डन टिप्स को आप अपनी जिंदगी में जरूर शुमार कीजिए। और मैम, इसके साथ ही मैं एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगी। सर्वाइकल कैंसर क्या होता है ये तो हमने जान लिया, क्या इसके भी प्रकार होते हैं, अलग अलग टाइप्स के सर्वाइकल कैंसर के भी हैं? नहीं, इसकी बेसिकली स्टेजिंग ही होती है कि अर्ली स्टेजिंग होती है। और अगर अर्ली स्टेजिंग मतलब अगर अपन अर्ली स्टेजिंग बोलते हैं तो वो सिर्फ जो रहता है कन्फाइंड रहता है सर्विक्स में, या तो फिर यूट्रस जो है उस वहां तक जाएगा, है ना। और अगर हम एडवांस स्टेज की बात करते हैं तो वो शरीर के डिफरेंट पार्ट्स जो है वहां पे फैल जाएगा। ओके, तो इन सब चीजों का आप ध्यान रखिए और उम्मीद करते हैं कि आज का ये जो हमारा खास कार्यक्रम है उसमें जो भी चर्चा हुई है आपने इसका पूरा ध्यान रखेंगे। और अगर आपके मन में कोई भी शंका हो तो आप डॉक्टर निशा भट्टी जी से संपर्क कर ही सकते हैं। मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे खास विषय पर चर्चा करने के लिए और हेल्थ गुरु में आने के लिए। थैंक यू आकांक्षा जी। चलिए, फिलहाल IBC 24 में इतना ही, हेल्थ गुरु में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।